क्लास 11 के लिए आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी फोर्सेस का एक काइंड है, लेकिन ये एक तरह का सेकेंडरी फोर्स है। ये अक्सर किसी दूसरी फोर्स से पैदा होती है। आपको मिसालों में बताएंगे कि कहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किस दूसरी फोर्स से पैदा होती है। लेकिन आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगे तो वो या तो रेस्ट में होता है या स्ट्रेट लाइन में अपना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन जारी रखता है। आपको डिफिनीशन ऑफ फोर्स मालूम है कि फोर्स तीन तरह का काम करता है। पहली बात कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को हरकत देता है या हरकत देने की कोशिश करता है। दूसरा काम ये कि फोर्स किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। जो तीसरा काम फोर्स का है वो किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे ये वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में घूमने पर मजबूर करता है, या आप यूँ कहें कि वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। आपको एक सर्कल दिखाते हैं और इसमें से बताते हैं कि फर्ज करे कोई ऑब्जेक्ट है जो इस दायरे में घूम रहा है किसी सेंटर सी से, यानी ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है, या रेडियस के साथ वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट हर वक्त ऐसे जाना चाहता है, इस वक्त ऐसे जाना चाहता है, और ये। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को बार बार इसके डायरेक्शन को चेंज किया जाता है एक फोर्स के जरिए से, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम स्पीड भी कह सकते हैं, उसको चेंज नहीं करता, बल्कि इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। इसलिए अक्सर ऑब्जेक्ट्स सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन में घूमते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज होता रहता है। इस मिसाल से आपको ये बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है, द फोर्स which compels the body to move in a circle is called centripetal force. It is also called center seeking force. सेंटर सीकिंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो कि हमेशा मरकज की तरफ लगती है, इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करने के लिए दूसरी फोर्स या प्राइमरी फोर्स कौन सी होती है। एक मिसाल, जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो सूरज, सन और प्लैनेट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है, जिसकी वजह से प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर होते हैं। इसी तरह से अगर कोई गाड़ी है और वो मोड़ काटती है, मोड़ काटते वक्त वो दायरे में घूमती है, तो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है, जिसकी वजह से गाड़ी टर्न ले लेती है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन की मिसाल ले लें, वो गोल दायरे में न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है। इसी तरह से अगर आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध दें और पत्थर को दायरे में घुमाएं, तो रस्सी में जो टेंशन होती है वो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है। सो इन मिसालों से पता चलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक सेकेंडरी फोर्स है जो किसी दूसरी फोर्स से पैदा होती है।
फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, the acceleration produced by centripetal force is called centripetal acceleration. ये भी आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स से पैदा होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्स मरकज की तरफ है यानी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन के पैदा होने की वजह क्या है? आप जानते हैं कि इसमें तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो हम तो एक्सेलरेशन को द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। इसमें अगरचे स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है, इसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी होती है और इसी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैथमेटिकल रिलेशन समझा देते हैं। सबसे पहले रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए एक्सेलरेशन और सी सेंट्रीपिटल के लिए, सो ए सी इसका सिंबल है। हम इसको डिराइव करने के लिए ये एक मिसाल लेते हैं, फिगर देखते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है। इसमें हम कहते हैं कि फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जो किसी सर्कल में घूमता है। इस सर्कल का रेडियस r है और ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमता है, मतलब थ्रू आउट द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्पीड इज यूनिफॉर्म। फिर हम कहते हैं कि सपोज C इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। फिर जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट A पर होता है यानी टाइम t1, उस वक़्त इसकी स्पीड v1 होती है और फिर कुछ देर बाद जब ये दूसरे पॉइंट B तक पहुंच जाता है तो इसकी स्पीड v2 होती है। अब फर्ज करें हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं PQR कि जिसमें जो PQ है ये इक्वल एंड पैरेलल टू V1 है और इसमें जो PR है ये इक्वल एंड पैरेलल टू V2 है। चूंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो आप लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है यानी V1, इसकी वैल्यू V2 की वैल्यू बराबर है, हम इसको V से लिखते हैं। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से आप फिगर से भी देख सकते हैं कि डेल V जो कि चेंज इन वेलोसिटी है, इसको हम V2 माइनस V1 से लिखते हैं। और जो डेल T है ये टाइम इंटरवल है, यानी A से B तक जितना वक्त लगा जाने में उसको हम डेल T कहते हैं और इसको T2 माइनस T1 से लिख देते हैं। अब अगर हम ये दो ट्रायंगल कंपेयर करें, आप देख लो, एक ट्रायंगल है हमारे पास A और B ये जो पॉइंट है और C ये सेंटर जो है पॉइंट है, और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है P Q और R। अगर हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें तो ज्योमेट्री के मुताबिक हम रेशो लेते हैं अर्क AB का AC से और QR का PQ से लेते हैं। आप डायग्राम में देखें, ये जो अर्क AB है यहाँ से यहाँ तक इसको हम S कहते हैं, यानी अर्क ऑफ द सर्कल, छोटा सा सेक्शन ऑफ द सर्कल, इसको हम S से लिख देते हैं। डायग्राम में देखें AC रेडियस ऑफ द सर्कल है, डेल V देखें चेंज इन वेलोसिटी QR और डेल V एक जैसे हैं, ये देखो QR और डेल V दे आर इक्वल एंड पैरेलल। तो QR की जगह हम लिख देते हैं डेल V और PQ की जगह लिखते हैं, अगर V1 होता है लेकिन आपको बताया कि V1 V2 और V आपस में बराबर है, इसलिए हम डेल V बाई V लिख देते हैं। अब ये आपको लीनियर मोशन से पता है कि S इज इक्वल टू VT होता है, S डिस्प्लेसमेंट, V
वेलोसिटी टी टाइम, अगर ये टाइम बहुत कम हो तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, तो हम इस s को इक्वल v और डेल टी लिख सकते हैं। डेल टी मीन्स अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन 1 है इसमें s की जगह हम v डेल टी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय r इज इक्वल टू डेल v बाय v। तो ये v डेल टी उस इक्वेशन से आए, इससे आप देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v स्क्वायर डेल टी आ जाएगा इक्वल टू r डेल v आ जाएगा। अब दोनों तरफ को आप डेल टी और r से डिवाइड करें तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। अब इसमें जो ये इक्वेशन है ये वाला, अगर इसको हम लिमिट रख के पुट करें, ये वाले इसको लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। लिमिट हम हमेशा उस वक्त लगाते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो किसी खास वक्त पे एक्सेलरेशन जो ए इंस्टेंटेनियस है वो बराबर आ जाएगा v स्क्वायर बाय r, या सिंपली हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाई r लिख सकते हैं, स्क्वायर डिवाइड बाय r आएगा। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r इंटू r। ये r यूनिट वेक्टर है, हमेशा डायरेक्शन बताता है। सो वेक्टोरियल फॉर्म या तो ये है या ये है, ये भी याद रखो। डिफिनीशन ऑफ वेक्टर बराबर है, ये इक्वल है अ वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो अगर आप सिर्फ यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे तो वो यूनिट वेक्टर r यानी r जो वेक्टर है डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर भी आ जाता है। तो अगर हम इस यूनिट वेक्टर r की जगह अगर हम वैल्यू लिखना चाहें r यूनिट वेक्टर, इसकी जगह r वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड लिखें इधर, तो ऊपर v स्क्वायर नीचे भी r स्क्वायर आ जाएगा और ये r आ जाएगा। ये r वेक्टर फॉर्म है। रेडियस इसका डायरेक्शन सेंटर से आउटवर्ड होता है, इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन भी लगाया। इसका मतलब कि AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और R यानी रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अगर रेडियस मरकज या सेंटर से आउटवर्ड की डायरेक्शन में हो तो एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ होता है, इसलिए माइनस साइन आता है। सो ये माइनस साइन आपको सिर्फ ये बताता है कि AC और R अपोजिट इन डायरेक्शन है। बट हमने ये भी पढ़ा है कि जो लीनियर वेलोसिटी है ये r ओमेगा के बराबर है या v स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इस v स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर की जगह आप ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा। इस v स्क्वायर की वैल्यू आप लगा दें ये वाली तो ये आ जाएगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या ये है यानी वेक्टर फॉर्म या ये है। फिर इससे आसानी से हम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिलेशन मालूम कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आप जानते हैं कि F ma के बराबर होता है, लेकिन यहाँ मैंने Fc सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा, mac यानी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा। अब m अपनी जगह और AC की जगह v स्क्वायर बाई r, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर बाई r होता है।
सो आपने ये फार्मूला लिखना है। प्रॉब्लम्स में अक्सर ये इस्तेमाल होता है, विक्टोरियल फॉर्म इतना नहीं आता, लेकिन अगर आप विक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो एफ सी बराबर है -mv² डिवाइड बाय r² इंटू आर, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। फिर आपने ये वैल्यू ए सी की जगह लगानी है। इस तरह से अगर आपने वेक्टर फॉर्म यानी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो फिर ये वैल्यू ए सी की लिख के रखें इधर। तो मैथमेटिकल फॉर्म एफ सी इज इक्वल टू -m⍵² इंटू आर, जो कि वेक्टर है और जो कि डायरेक्शन बताता है। इधर से अब भी बता सकते हैं कि एफ सी सेंटर सीकिंग फोर्स है, जो कि सेंटर की तरफ, और रेडियस आर सेंटर से बाहर की तरफ है, इसलिए नेगेटिव साइन इसके साथ लगाया जाता है।